गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीयू आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग के बारे में बात की है और इस बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, सारी बातें वहाँ कर रखी है। तो जाके उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। अब काफ़ी लोगों ने लेक्चर 1 को पसंद किया है। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस सेशन को देखा है। अब आज बारी है सेकेंड लेक्चर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री स्लैश इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब ये जो पार्ट है इसको मैं दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट आज आप देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट आपको अपलोड रहेगा नेक्स्ट मंडे को, जो आने वाला जो मंडे रहेगा। सैटरडे को आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो क्लास रहेगी एमसीक्यू बेस्ड। तो एक बार बेसिक समय अपना शेड्यूल बता देता हूँ, जिससे कि जिन लोगों को क्लास की टाइमिंग्स नहीं पता है, किस किस दिन बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस रहती है नहीं पता है, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आने वाले सैटरडे को एमसीक्यू रहेगा, वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। हिस्ट्री एवोल्यूशन जो पार्ट 1 का आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा, जहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा थ्योरी क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या है, मंडे को एक क्लास रहेंगी और आज जो थर्सडे है, थर्सडे को सेकंड क्लासेस। तो वीक में 3 क्लासेस बैंकिंग अवेयरनेस की मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये दोनों मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस थ्योरी क्लासेस हैं और सैटरडे को फिर उस थ्योरी पे हम एमसीक्यू डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। और ये जो क्लासेस रहेंगे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो मंडे हो चाहे थर्सडे चाहे सैटरडे, जिस दिन भी मैं क्लास अपलोड करूँगा वो 5 PM पे रहेगी, शाम को 5 बजे। तो इन क्लासेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। अभी थोड़े सेशंस और हो जाएं तो इसके लिए एक मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा बैंकिंग अवेयरनेस नाम से मैं बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा, जिससे सारे वीडियोस आपको वहीं मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन पर आ जाते हैं। आई होप शेड्यूल सभी के क्लियर है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कैसे बैंकिंग स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। अब हम एंशिएंट टाइम्स में नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा रिलेवेंसी रखने के लिए। जैसे कि मैंने सेशन 1 में भी कहा था, एग्जाम रिलेवेंट हम बातें करेंगे और एग्जाम रिलेवेंट जो बातें हैं वो ब्रिटिश रूल से स्टार्ट होती है। तो हमारी भी जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश रूल से ही हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वाले टाइम पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब बैंकिंग थ्रू टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्रीज। मतलब 1700s में क्या क्या बैंकिंग में डेवलपमेंट्स हुए थे, कौन से डिफरेंट बैंक्स फॉर्म हुए थे, क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिले। देन अपने 1800s के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फाइनली हम एंड करेंगे 1900s के साथ। ठीक है, तो 1700 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बैंक इन 1700s। तो सबसे पहले बैंक के बारे हम बात करेंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारा इंडिया का पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड इन 1770 एंड ये क्लोज हो गया था 1832 में थ्रू लिक्विडेशन। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का फॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ब्रिटिश इंडिया से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उन्होंने जो पहला बैंक इंडिया में जो इस्टेब्लिश किया था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था। ये एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, क्योंकि इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड बैंक ही रहते थे, कमर्शियल बैंक, जहाँ पर जनरल पब्लिक की डीलिंग नहीं रहती थी। मतलब नॉर्मल कोई भी इंसान आके, इंडिविजुअल आके ये जो बैंक्स का जो फ़ायदा है वो नहीं ले सकता था, बैंकिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। जनरली आपकी क्या रहती थी, बिजनेस बेस्ड रहता था जो बैंकिंग सिस्टम था इनिशियल वाला, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी ऐसा ही बैंक था। अब ये बैंक 1770 में स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये क्लोज कर दिया गया था 1832 में। और इसका कारण था पैसों की कमी, मनी डेफिशिएंसी के कारण इसे लिक्विडेट कर दिया गया था। अब जनरली रहता क्या है, जैसे मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। अगर कोई भी बैंक लॉस में जा रहा है या फिर मनी डेफिसिट फेस कर रहा है, तो या तो उसे लिक्विडेट किया कर दिया जाता है या फिर उसे मर्ज कर दिया जाता है। अब क्योंकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था, मर्ज करने के लिए और कोई बैंक था नहीं, और उस टाइम इतने बैंक्स नहीं रहते थे, तो उसे क्लोज करना पड़ा था थ्रू लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली लिक्विडेशन का मतलब ये रहता है कि जितने भी बैंक्स के पास जो भी एसेट्स बचे थे वो सारे एसेट्स डिसॉल्व करके, बेच के उसे क्लोज कर दिया गया। अब उसको बेचा किस लिए गया? क्योंकि जो जो उसने लॉस इनकर किया था, उस लॉस को
उस लॉस को भरने के लिए उन्होंने बचे हुए एसेट्स को बेच के उस लॉस को कवर किया, और इसी प्रोसेस को हम लिक्विडेशन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर थे। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान established in 1770 and it was closed in 1832। तो चलिए नेक्स्ट बैंक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंक था आपका बंगाल बैंक। अब ये बंगाल बैंक जो था ये स्टैब्लिश किया गया था 1784 में। 1784 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसके लिए एक पेपर रिलेवेंसी से, एक एग्जाम उससे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छा पॉइंट ये है कि इट वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल बन सकता है कि विच वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, तो आप आंसर देंगे बंगाल बैंक। इट वाज आल्सो क्लोज्ड इन 1791 ड्यू टू सेम इश्यूज एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मनी डेफिशिएंसी के कारण क्लोज करना पड़ा था 1791 में। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टैब्लिश किया गया 1784 में, क्लोज किया गया 1791 में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम। ठीक है, मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट जो बैंक इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1786 में एंड इट वाज क्लोज्ड इन 1791। तो तीन इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात की हमने, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बंगाल बैंक और फाइनली जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिनका एस्टैब्लिशमेंट 1786 में हुआ था, और इसको भी सेम ही कारण से, मनी डेफिशिएंसी के कारण ही 1791 में क्लोज कर दिया गया था। तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में, इन तीन बैंक्स के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट और बताऊंगा जो मैंने नहीं बताया, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इनके हेडक्वार्टर्स और आप सर्च करके रखेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स को भी, ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क रहेगा। सेशन के बाद जरूर चेकआउट कीजिएगा और इनको याद रखिएगा कि इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहां पर थे। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट रहेगा जो आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। चलिए मूविंग ऑन। अब 1800s के बारे में बात करते हैं। 1700s में यही मुझे तीन इंपॉर्टेंट बैंक्स रखे थे, तो इन तीनों के बारे में हमने ब्रीफ में बात कर लिए। अब 1800s में आते हैं, जहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग इंडस्ट्री में। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी बैंक्स। अब प्रेसिडेंसी बैंक्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? दे वर इंट्रोड्यूस अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, अब वो ब्रिटिश रूल बन चुका था। ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश रूल था, इसने ऑलमोस्ट पूरी तरह से, 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट पूरी तरह से इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। तो ब्रिटिश रूल के अंडर ये तीन बैंक्स स्टैब्लिश किए गए, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक इन कॉम्बिनेशन बोला जाता है। पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ बंगाल, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1806। देन बैंक ऑफ बॉम्बे, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1840। बैंक ऑफ मद्रास, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1843। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंसी बैंक्स किन तीन बैंक्स का कॉम्बिनेशन होता है, इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इन प्रेसिडेंसी बैंक्स में ही कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आगे स्लाइड्स में हम बात करेंगे। अब प्रेसिडेंसी बैंक्स के साथ साथ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक था वो था अवध कमर्शियल बैंक। अब अवध कमर्शियल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1881 में। इट वाज क्लोज्ड इन 1958 ड्यू टू मनी डेफिशिएंसी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे एमसीक्यू आपका डायरेक्ट बनता है। अवध कमर्शियल बैंक वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक विद limited liability and it was also the first bank with entirely Indian board of directors। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले फर्स्ट कमर्शियल बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा देता हूं। जैसे लेट्स सपोज कि ये अवध कमर्शियल बैंक आपका जैसे कि 1958 में क्लोज हुआ, फेल हो गया था, ठीक है, इन्होंने काफी सारे लॉस इनकर की। अब लिमिटेड लायबिलिटी आपके जो इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो ओनर्स रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज रहती है। अच्छी चीज ये कि जैसे कि ये बैंक 1958 में जब बंद हुआ, तब उसके बाद जो लॉसेस कवर करने के लिए इन इन्वेस्टर्स और ओनर्स के पर्सनल एसेट्स को अक्वायर नहीं किया गया। इनके पर्सनल एसेट्स को और जो प्रोफेशनल, जो बैंक में जो एसेट्स थे,
उन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखा जाता है थ्रू द लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। तो ये एक तरह से इन्वेस्टर्स और आपके ओनर्स के लिए फायदेमंद रहता है कि कल को अगर लॉस इनकर करना भी पड़े तो जो आपकी पर्सनल एसेट्स है उनको जब्त नहीं किया जा सकता, जो लॉसेस कवर करने के लिए उनको अक्वायर नहीं किया जा सकता। तो वो सेपरेट एंटिटी रहते हैं आपके जो बैंक के जो एसेट्स हैं उनसे। तो ये पहला लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कमर्शियल बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक, एस्टैब्लिशमेंट इन 1881 एंड इट वाज क्लोज्ड इन 1958। ऑल्सो इट वाज द फर्स्ट बैंक विद एंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नॉट विद इंडियन कैपिटल, नॉट द फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, नहीं, पहला बैंक नहीं था जिसमें इंडियन कैपिटल था, नहीं, पहला बैंक जिसमें इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। याद रखिएगा, पहला बैंक जिसमें कंप्लीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, इंडियंस थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट एंड इट्स क्लोजिंग ईयर। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही मजेदार पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो ये रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी बैंक्स था। द सेविंग्स अकाउंट सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंसी बैंक्स इन 1833। वेरी इंपॉर्टेंट यार, कि जो सेविंग अकाउंट जो सिस्टम है वो इंडिया में पहली बार प्रेसिडेंसी बैंक्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और वो इंट्रोड्यूस किया था 1833 में। याद रखिएगा 1833 में इसे स्टार्ट किया गया था और प्रेसिडेंसी बैंक्स ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए मूविंग ऑन। हाँ जी, 1800s में और जो बाकी बैंक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बैंक आपका है इलाहाबाद बैंक। अब इलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। ठीक है, अब इलाहाबाद बैंक की करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं इट्स ऑलरेडी मर्ज्ड इनटू इंडियन बैंक, और ये जो मर्जर है ये इफेक्टिव हुआ था इस साल के 1 अप्रैल से। तो इलाहाबाद बैंक अभी खुद की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, इट्स कंप्लीटली मर्ज इनटू इंडियन बैंक ओनली। और आपने ये देखा भी था, बहुत सारे जो इलाहाबाद बैंक के अभी जो ज्वाइनीज थे उनको इंडियन बैंक की तरफ से, उनके इलाहाबाद नहीं आ रहा था, इंडियन बैंक के नाम से ज्वाइनिंग लेटर और बाकी प्रोसेस कंप्लीट की गई है। तो इलाहाबाद बैंक इज कंप्लीटली मर्ज इनटू इंडियन बैंक, और ये इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से इस साल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। चलिए मूविंग ऑन। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट 1800s में हुआ था, टू बी प्रिसाइज 1894 में। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव स्टार्टेड सोली फ्रॉम द इंडियन कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस पे सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है कि विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव स्टार्टेड सोली फ्रॉम इंडियन कैपिटल। अब मैंने पीछे बताया था अवध कमर्शियल बैंक के लिए कि वो इंडियन कैपिटल से पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया गया था, उसमें सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर इंडियन थे, पूरे इंडियन कैपिटल से स्टार्ट होने वाला बैंक नहीं था। पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जो पूरी तरह से इंडियन कैपिटल से स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी बोला जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी बहुत बार बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। अब इसके अलावा अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो जो मर्जर्स हुए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनमें एक और डेवलपमेंट पीएनबी के अंदर भी था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ओबीसी बोथ वर मर्ज इनटू पीएनबी, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इन 3-4 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्वदेशी बैंक बोला जाता है बहुत बार, फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव स्टार्टेड सोली फ्रॉम इंडियन कैपिटल, established in 1894, second largest PSB after UBI and OBC merger। चलो मूविंग ऑन। अब 1900s में आ जाते हैं। 1900s के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला बैंक जो हम बात करेंगे वो बैंक ऑफ इंडिया है, जो अभी करंटली रन भी कर रहा है। इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। सर इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1906, 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन एन ओवरसीज ब्रांच, पहला इंडियन बैंक। देखो डायरेक्ट एमसीक्यू बन रहा है,
पहला इंडियन बैंक जिसने ओवरसीज ब्रांच खोली थी, और वो ब्रांच खोली थी लंदन के अंदर 1946 में। सो बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट बैंक टू ओपन एन ओवरसीज ब्रांच। तो इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, और वो जो ओवरसीज ब्रांच कहां खोली गई थी? लंदन में इन 1946। मूविंग ऑन, कनाडा बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908। 1908 में एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था, और इससे रिगार्डिंग भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि इट वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया विद एन आईएसओ सर्टिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर पूछा जाए विच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो आपका आंसर होगा कनाडा बैंक। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट कब था? 1908 में। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। 1911 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, and it was the first bank to introduce credit cards. Also another very important MCQ question can be formed from this, which was the first bank to introduce credit card system या credit card in India? तो आप आंसर देंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट कार्ड पहली बार इंडिया में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब था? 1911। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 1900s में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी देर अच्छे से बात कर लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। 1921 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब आप जैसे कि जानते हैं ये टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 1 आपका क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। फाइनेंशियल क्राइसिस थे हर जगह पर, बहुत सारे पैसों का लॉस हुआ था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक वॉर चली थी जिसमें बहुत खर्चा हुआ, और बहुत सारे बैंक्स इसमें क्या हो गया था? बंद हो गए थे। बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे अब बंद हो गए थे। अब जो ब्रिटिशर्स जो थे वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाना चाहते थे, एक इक्वल सिस्टम लाना चाहते थे पूरी इंडिया में। वो चाहते थे एक सेंट्रल बैंक रहे जो पूरी तरीके से बाकी सारे बैंक्स को अच्छे से रेगुलेट भी कर सके, और क्या क्या वो जो उनके बेनिफिशियल जो डिफरेंट रिफॉर्म्स है, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो असाइन कर सके। तो एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए और रेगुलेशन पर्पस से एक सेंट्रल बैंक की उनको खोज थी, और वो खोज खत्म हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो 1921 में हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इट वाज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ ऑल प्रेसिडेंसी बैंक्स। हाँ जी, प्रेसिडेंसी बैंक्स याद हैं क्या सभी को? हमने स्टार्टिंग में बात की थी, याद है 1800s में? बैंक ऑफ क्या क्या थे सर? बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास था, एंड बैंक ऑफ बॉम्बे था। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को जोड़ के एक बैंक बनाया गया, इन तीनों का मर्जर किया गया, और इस मर्जर से बना आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड इट एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक फॉर ब्रिटिश इंडिया प्रायर टू आरबीआई। ये मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आरबीआई का फॉर्मेशन तो बाद में किया गया था, उससे पहले इसको एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखा जा रहा था बाय ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80% ऑफ द स्टेक्स वर प्राइवेटली ओन्ड। 80% जो स्टेक्स थे वो प्राइवेटली ओन्ड थे, एंड द रिमेनिंग बाय द स्टेट, और जो बचा हुआ जो था वो स्टेट का था। 80% आपके प्राइवेटली ओन्ड ही थे, ठीक है। आई होप सभी के क्लियर है, तीनों पॉइंट्स सभी के क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए मूविंग ऑन। अब इसके बाद, अब ऑलरेडी हमने इंपीरियल बैंक की बात कर ली है, कैसे उसे सेंट्रल बैंक की तरह ट्रीट किया गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो करंट जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एस्टेब्लिशमेंट में। अब इसके पॉइंट्स डिस्कस करें उससे पहले मैं बता देता हूँ, आरबीआई का जो मैं चैप्टर है वो अलग से लूंगा, तो वहाँ पे डिटेल में हम डाइव इन करेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसीज, सारी बातें करेंगे। अभी थोड़ा ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इसका सिर्फ ईयर याद नहीं करेंगे, डेट के साथ ईयर आपको याद रहना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को इट वाज फॉर्म्ड ऑन द सजेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, which was formed in 1926. Although 1926 में थी हिल्टन यंग कमीशन, जो
आरबीआई का जो फॉर्मेशन है 1935 में हुआ, क्योंकि उस टाइम लोगों ने थोड़े टाइम ध्यान दिया, फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया था, फिर से जो इनका सजेशन था उसको रिकंसिडर किया गया और 1935 में 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। अब हिल्टन यंग कमीशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स एंड फाइनेंस। याद रखिएगा, जिसे रॉयल कमीशन के वैसे जनरली पूरा नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, रॉयल कमीशन के नाम से याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन का एक और फेमस नाम, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय इनेक्टिंग द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट क्रिएट किया गया था 1934 का, उसको इनेक्ट करके आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। याद रखिएगा, ये एक्ट 1935 नहीं था, ये एक्ट था 1934 का, जिसे इनेक्ट करके 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। अब आरबीआई से रिगार्डिंग दो स्टैंडर्ड पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, एंड फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। तो इन दोनों से भी डायरेक्ट एमसीक्यू बन जाता है, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है, हिल्टन यंग या रॉयल कमीशन से भी बन सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट की डेट भी पूछ सकते हैं। अब एक बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले जो सेशंस हैं, उनमें से एक सेशन में लूंगा सिर्फ आरबीआई स्पेसिफिक, उसमें सारी डिटेल में उनके फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसीज और सारी बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। हाँ जी, अब आरबीआई की बात कर ही चुके हैं, तो अब हमारे देश के सबसे बड़े बैंक के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसकी भी डेट के साथ आप याद करेंगे, 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक्चुअली इट वाज रीनेम्ड फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद है ना, जो 1900 कब किया गया था? हाँ जी, एक बार फटाफट फिर से याद कीजिए, क्यों किया गया था ये भी याद कीजिए, और कहां से सर इसको लेकर आया था, सारे पॉइंट्स एक बार फिर से याद कीजिए। बड़ी जल्दी भूल गए आप लोग, क्या क्या बातें की थी हमने, याद है आपको? प्रेसिडेंसी बैंक्स की, तीनों बैंक्स को मिला के इंपीरियल बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1921 में। क्यों हुआ था? एक सेंट्रल बैंक की जरूरत महसूस हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश इंडिया को, इसलिए उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए, अब यही इंपीरियल बैंक अब इसी 1921 में बनाए गए जो प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बनाए गए थे, उसी को रीनेम किया जा रहा है। तो आप असली में कोई नया बैंक नहीं बनाया जा रहा है, उसी बैंक को अब रीनेम किया जा रहा है टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो असली में अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन है वो बहुत 1800 तक जा रहे हैं। रीनेम करके प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट के लिए डेट अगर पूछा जाए तो 1 जुलाई 1955 में जाएं, पर अगर इसके ओरिजिन हम देखें तो 1800s में ओरिजिन है। अब प्रेसिडेंसी बैंक्स के टाइम, जब बैंक ऑफ बंगाल, जो बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था, वहां से ओरिजिन हो रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। उन्हीं बैंक्स का मर्जर किया गया, इंपीरियल बना, इंपीरियल को ही चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। नया एक नाम दिया गया, एक नए रेगुलेशंस, नए रिफॉर्म्स के साथ एक नया बैंक की तरह दिया गया, पर उसका असली ओरिजिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उससे पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स में था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीनेम्ड फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया व्हेन आरबीआई विच इज नाउ 1955 में आप चल रहे हैं, विच इज नाउ द सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक फॉर ऑल बैंक्स इन इंडिया। ये आप जानते हैं। आरबीआई एक्वायर्ड दी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आरबीआई ने क्या किया, इंपीरियल बैंक में एक कंट्रोलिंग असेट्स, क्या कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया था, कारण कि ऑलरेडी आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो इंपीरियल बैंक को एज ए सेंट्रल बैंक एक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंपीरियल बैंक के जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था, और एक्वायर करके उसको फिर से रीनेम किया गया था। फिर से मतलब इनको रीनेम किया गया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it was formed by enacting the SBI Act of 1955. This is very important, याद रखिएगा, ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कौन सा एक्ट लागू करके इनका फॉर्मेशन हुआ। जैसे आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट 1934 था, एसबीआई के लिए एसबीआई एक्ट 1955 था, जिसे इनेक्ट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, स्टैब्लिश किया गया। एंड ऑल्सो द कमिटी, इट वॉज सजेस्टेड बाय एडी गोरवाल कमिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कौन से कमिटी की सजेशन पे एसबीआई स्टैब्लिश किया गया था, तो इट वाज एडी गोरवाल कमिटी। याद रखिएगा, इस पे भी डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बनता है, तो मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए, इसके अलावा अब एसबीआई से रिलेटेड और कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैसे ऑलमोस्ट अपने 1900s में आ चुके हैं, मिड में चल रहे हैं। एक बार पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा। एसबीआई एक्ट 1955 लगा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसी तरीके से एक और एसबीआई एक्ट आया था 1959 में, जो एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज इनेक्टेड इन 1959 और इसको लगाने का पर्पस क्या था एक बार देखते हैं। 1959 द गवर्नमेंट पास द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया subsidiary banks acts. This made 8 banks that had belonged to princely states into subsidiaries of SBI. This is very important. अब पहले टाइम में क्या रहा करता था इस टाइम पे कि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिनकी इंडिपेंडेंट बाकी इंडिया से इंडिपेंडेंट आपके लॉज रहते थे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज रहती थी, इसी तरह से उनके इंडिपेंडेंट बैंक्स रहते थे। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सब्सिडरी बैंक एक्ट पास किया 1959 का, जिसके कारण ये सारे के सारे जो 8 प्रिंसली स्टेट्स के एक एक जो बैंक्स थे वो सारे के सारे किसके अंडर आ गए, एसबीआई के अंदर आ गए। एसबीआई की सब्सिडरीज बन गई, एक तरह से एसबीआई की सब्सिडरी की तरह जाने गए, और जिसे फिर हम बाद में ये एसबीआई की सब्सिडरीज जानेंगे और इनका रीनेम किया गया, कलेक्टिव रीनेम इनका किया गया एसबीआई एसोसिएट बैंक्स, जिसको आप एसबीआई एसोसिएट बैंक्स के नाम से जाना करते थे। अब तो वो भी नहीं बचे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर इन सारे प्रिंसली स्टेट को सब्सिडरीज बना दिया एसबीआई और इनको कलेक्टिवली जाना गया एसबीआई एसोसिएट बैंक्स के नाम से। अब ये एसोसिएट बैंक्स कौन कौन से थे और इनके बारे में छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, ये आपके 8 एसबीआई एसोसिएट बैंक्स थे जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में 8 प्रिंसली स्टेट में थे। अब इनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब इनके बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं कि इनका एसबीआई में मर्जर कब कब हुआ, क्योंकि अब तो कोई एसबीआई एसोसिएट बैंक बचा नहीं, सभी का मर्जर हो चुका है। तो इनकी बारी बारी से एक डेट देखने का हमारा एक देखने का बनता है कि यार ये कब कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम बीकानेर और जयपुर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जहां तक आपको याद होगा एसोसिएट्स का, तो यार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग अलग नहीं थे। आप लोगों को याद आता है कि सर इस बैंक का नाम तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था ना, ये बाद में हुआ। पहले ये दोनों अलग अलग बैंक्स हुआ करते थे, पर 1963 में क्या हुआ, इन दोनों का मर्जर करके इन दोनों को मिला के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाया गया था। कौन से साल में? 1963, 1963। अब बात करते हैं बाकी बैंक्स का मर्जर कब कब हुआ था। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की बात कर लेते हैं। इसका मर्जर हुआ था 2018 में एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर 18 नहीं 2008 में मर्जर कर दिया गया था। उसी तरह से अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बात करते हैं, इसका मर्जर हुआ था 2010 में एसबीआई के अंडर। ठीक है। अब बाकी बैंक्स की अगर आप बात करें, चाहे पटियाला हो, ट्रेवनकोर हो, एसबीबीजे हो, मैसूर हो, हैदराबाद हो, इन सभी बैंक्स का जो मर्जर हुआ था फाइनल, इन सभी बैंक्स का जो मर्जर हुआ था वो हुआ था 2017 में। 2017 में ये सभी के सभी मर्ज कर दिए गए थे एसबीआई के अंदर। और इसके साथ साथ एक बैंक और मर्ज किया था, वो था भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक भी इसको मर्ज कर दिया गया था। एक बैंक आपका और था, इसको याद रखिएगा, भारतीय महिला बैंक बीएमबी, जिसको एसबीआई में मर्ज किया था। ये 2017 में सब मर्ज कर दिए गए थे। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र पहली कर दिया गया था 2018 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर पहली कर दिया गया था 2010 में, और बाकी सारे बैंक्स भी 2017 में मर्ज कर दिए गए अलॉन्ग विद भारतीय महिला बैंक। तो अब कोई एसोसिएट बैंक नहीं बचता है। तो ये एसोसिएट बैंक्स के बारे में कुछ ट्रिविया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता था। एमसीक्यू पर्पस से आप लोगों के बहुत फायदेमंद रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रह भी गई है, क्योंकि 1900s में बहुत सारी, हमारी आज़ादी जैसी 1947 में हुई थी, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ था बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। नेशनलाइजेशन किया था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने नेशनलाइजेशन किसका किया था? आरबीआई का किया था, और उसके बाद बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। बाकी
पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ था। बैंक्स तो ऑलरेडी थे, उनको नेशनलाइज करके अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखा गया था। तो ये सारी बातें हम अगले सेशन में करेंगे, सैटरडे को नहीं, सैटरडे को हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यहां पर पढ़े हुए काफी पॉइंट्स रहेंगे, बाकी एडिशनल भी बहुत सारी चीजें मैं वहां पर एमसीक्यू के थ्रू आपको बताऊंगा। टोटल 35 से 40 क्वेश्चंस रखने की कोशिश करूंगा। अब जो मंडे को जो सेशन रहेगा जहां पर नेशनलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आरआरबीज के बारे में भी, क्योंकि ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। और भी जो 1900s में हमसे जो यहाँ पर हमने कवर नहीं किया है, जो चीज़ें हमारी कवर करनी बाकी रही है, बाकी जो अदर मिसलिनियस स्टफ है वो भी वहां पर डिस्कस करेंगे। तो बड़े जो पॉइंट्स रहेंगे वो नेशनलाइजेशंस और आरआरबीज के बारे में रहेंगे, और बाकी जो छोटे पॉइंट्स 1900s में रह जाएंगे वो भी वहां पर मंडे को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को क्या होगा सर? सैटरडे को होगा एमसीक्यू डेवलपमेंट। क्या होगा? एमसीक्यू के बारे में सारी डिस्कशन रहेंगे। राउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और ये क्लास आपकी रहेगी सैटरडे को। एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, और जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हमने अभी तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड रहेगा। इधर से पढ़े हुए काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे, बाकी एडिशनल क्वेश्चंस में मैं डालूंगा जिससे प्रिपरेशन और अच्छे से रहेगी। अब चलिए, जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बैंकिंग अवेयरनेस के जिस तरह से सेशंस मैं लेकर आ रहा हूँ, उसी तरह से डेली लाइव क्लासेस भी रहती हैं, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए। चाहे प्री के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे मीन्स के लिए, दोनों की क्लासेस रहती है। और इन टोटल 4 क्लासेस चैनल पे रहती है। तो अगर आप हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो गाइडेंस है, जो हम सजेशंस दे रहे हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर क्वांट्स, रीजनिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आई होप आप सभी ने सेशन एंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, आपने जितना टाइम लाइन लिया और जो पॉइंट्स लिए उसमें आपने ये चीज़ मिस कर दी या फिर ये ऐड कर सकते थे, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक एंड सजेशंस। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।